हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं और आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है या आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको इन प्रश्नों से निश्चित ही परीक्षा में सफलता मिलेगी या निश्चित ही आप इसमें से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इकाई 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इकाई 1 के बारे में बात की थी। तो इकाई 2 में जो आपके अध्याय हैं वो है 3 और 4। अध्याय 3 सरल रेखा में गति और अध्याय 4 है समतल में गति। तो ये जो पूरी यूनिट है, ये पूरी यूनिट आपकी 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न, इस प्रकार से 9 नंबर की यूनिट है। तो इसमें क्या आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्नों की। 2 नंबर के प्रश्न में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो है एक समान गति से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में पहला प्रश्न है एक समान गति से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है त्वरण की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक बताइए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा, सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए। ध्यान से सुनिएगा, सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई 2 गुण लिखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। चौथा है आपसे पूछा जा सकता है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। पांचवा जो आपसे पूछा जा सकता है वो है एकांक सदिश क्या है और आई जे के, यानी आई जे के भी क्या है, एकांक सदिश ही है, तो इनके बारे में बताना कि ये क्या है। इसके बाद में 2 सदिशों के सदिश गुणनफल के 2 गुण लिखिए। देखिए, ऊपर वाला था सदिशों के अदिश गुणनफल के 2 गुण लिखिए और ये है 2 सदिशों के सदिश गुणनफल के 2 गुण लिखिए। तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये दोनों आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सार या परीक्षा बोध या किताब में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में अगला है प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं। तो ये 7 प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5 नंबर वाले प्रश्नों की कि 5 नंबर में कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे इस अध्याय में या इस यूनिट में 5 नंबर में पूछा जा सकता है वो है पहला प्रश्न, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। तो ये आपको तैयार कर लेना है। आप किसी से भी कर सकते हैं, परीक्षा सार, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या फिर और भी बहुत सी बुक्स हैं उनसे कर सकते हैं। दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्थापना कीजिए। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा कि आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के साथ में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और वी स्क्वायर वी बराबर यू प्लस ए टी, जो गति का प्रथम समीकरण और तृतीय समीकरण है, उनको भी तैयार कर लें। इसके बाद में तीसरा है चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो ये भी आपको याद कर लेना, चाल और वेग में अंतर, 4 अंतर कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा आसानी से याद हो जाएंगे। अगला है प्रक्षेप्य के क्षैतिज परास का सूत्र निगमित कीजिए। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा आपको समझ के करना पड़ेगा। इसके बाद में कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए एवं एक समान वृत्तीय गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद में सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। एक प्रश्न है प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है और यह प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल। त्रैमासिक में नहीं पूछेगा तो अर्धवार्षिक में पूछेगा, अर्धवार्षिक में नहीं पूछेगा तो वार्षिक में पूछेगा, लेकिन आएगा जरूर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला ये न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि क्रिकेट का एक खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को ज़मीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, मतलब लंबा फेंक सकता है 100 मीटर, तो ऊंचा कितना फेंक सकता है आपको बताना है। तो ये प्रक्षेप्य का पथ जो परिवलयाकार होता है उसका जो समीकरण बनेगा उससे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवाल और 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छे से आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। 2 नंबर वाले आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये 2 नंबर वाले 7 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में 5 नंबर में भी ये 7 ही प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछे जाने वाले 2 वस्तुनिष्ठ उनके बारे में।
देखिए, पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका वो है वेग परिवर्तन का मात्रक क्या है। तो सही उत्तर है वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है। तो वेग परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, दूरी और चाल का मान तो कभी शून्य होता नहीं है। अगला तीसरा है किसी गतिशील पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से मालूम होता है। अगर किसी गतिशील का चाल और समय का ग्राफ बना के दिया तो उससे हम क्या बता सकते हैं। तो उससे क्या हम पिंड की चाल बता सकते हैं, पिंड द्वारा चली गई दूरी बता सकते हैं, पिंड का त्वरण या पिंड की गति की दिशा। तो सही उत्तर भी आपको दिख रहा होगा पिंड का त्वरण। तो पिंड का त्वरण हम उससे बता सकते हैं। अगला है पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया एक पिंड महत्तम ऊंचाई पर है तो उसका क्या ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, कोई भी पिंड हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वो बहुत ऊपर होता है तो उसका जो वेग होता है वो जीरो हो जाता है और फिर वो वापस वहीं से नीचे गिरने लगता है। जहाँ उसका वेग जीरो हुआ वो वापस नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग शून्य होता है। अगला है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु शून्य वेग से चल रही है, अचर वेग से चल रही है, त्वरण अचर है या वेग शून्य है। तो इसका सही उत्तर है कि अचर वेग से चल रही है, यानी कि समय के साथ अगर उसकी जो दूरी है वो समानुपाती है, जितना दूर चल रही है उतना ही टाइम ले रही है तो हम कहेंगे कि समान वेग से चल रही है, अचर वेग से चल रही है। अगला जो प्रश्न है वो है यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होती है। जब भी दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा होता है तो वो जो दोनों राशियाँ होती है वो अचर होती है। तो ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अब हम आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, अगला आपसे पूछा है असमान त्वरण होने पर वेग समय का ग्राफ क्या बन जाएगा। तो जब असमान त्वरण होगा तो वेग और समय का ग्राफ जो रहेगा वो वक्रीय रेखा बन जाएगा। अगला है कि यदि कोई वस्तु h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण में विरामावस्था में नीचे गिरती है तो इस दूरी के अंतर्गत उसका वेग क्या हो जाएगा। तो ये तो सिंपल फार्मूला है, v बराबर √2hg। ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा देखने को, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक फार्मूला था जो यहाँ उन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछा था। अगला है नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल क्या होगा। नियत वेग से मतलब एक समान वेग से कोई गतिशील वस्तु चल रही तो उस पर परिणामी बल क्या होगा। तो परिणामी बल जो होगा वो होगा शून्य। तो ये थे आपके 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला है किसी वस्तु द्वारा एक निर्दिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहते हैं। तो एक निर्दिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा विस्थापन। अगला है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर होती है त्वरण। तो यहाँ पे त्वरण आएगा। त्वरण बराबर क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे क्या आएगा वेग में परिवर्तन। अगला है वाहनों में लगने वाला स्पीडोमीटर किसी क्षण वाहन की क्या दिखाता है। तो ताक्षणिक चाल दिखाता है, वाहन कितनी चाल से चल रहा है, उस समय कितनी चाल से चल रहा है वो बताता है स्पीडोमीटर। फिर अगला है किसी गतिमान वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाता है। तो एक निश्चित क्षण पर किसी भी वस्तु का जो वेग होता है उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगला है विराम अवस्था में किसी वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो इसका सही उत्तर है समय के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। फिर अगला है यदि वेग परिवर्तन की दर समान है तो पिंड का क्या एक समान होगा। तो अगर वेग में परिवर्तन की दर समान है तो त्वरण में परिवर्तन की दर भी समान होगी। तो सही उत्तर है त्वरण एक समान होगा। अगला फॉर्मूला ये तो गति का दूसरे समीकरण के एस बराबर खाली स्थान प्लस 1/2 AT² जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पे आएगा UT, एस बराबर UT प्लस हाफ AT² होता है गति का दूसरा समीकरण। अगला है वर्षा की बूंदें एक समान वेग से नीचे गिरती है। सब जो बारिश में बूंदें नीचे गिरती है वो समान वेग से ही नीचे गिरती है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली स्थान और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये पूरा वीडियो था फिजिक्स विषय के अध्याय 2 को लेकर या इकाई 2 को लेकर। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्त जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले आपको वीडियो में हम वापस मुलाकात हमारी होगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।